गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। जैसा कि जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है आपका वो क्या है, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो परसों इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, आपका डीएनए पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने बात करी थी कि फ्रेडरिक मिशन ने, ठीक है, फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में क्या करा था, पस सेल से क्या करा था, एक पदार्थ अम्ल निकाला था, अम्लीय पदार्थ निकाला था और जिसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकला था। ठीक है, उसके बाद 1899 में ऑल्टमैन ने, ठीक है, ऑल्टमैन ने क्या नाम दिया, इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक हो गया। उसके बाद विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, ठीक है, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इसमें एक्सरे द्वारा, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण किया। उसके बाद 1949 में, ठीक है, 1949 में चारगाफ ने क्या किया कि ये बताया कि जो क्षार होते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी कि जो एडेनिन होगा वो थाइमिन के बराबर होगा और जो साइटोसिन होगा वो हमेशा ग्वानिन के बराबर। ठीक है, तो इस बेसिस पर 1952 में, ठीक है, इस बेसिस पर 1953, ठीक है, 1952 और 53 में जो वॉटसन एंड क्रिक थे, ठीक है, वॉटसन और क्रिक दोनों बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा, डीएनए का जो हम मॉडल अब पढ़ते हैं, डबल हेक्सल मॉडल, यानी कि डीएनए के दो रज्जु आपस में क्या रहते हैं, युग्मित रहते हैं। तो ये जो मॉडल दिया था ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। इसके लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इसमें इसको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसको, वॉटसन एंड क्रिक को। ठीक है, तो तभी से ये डीएनए का डबल हेक्सल है, इसको क्या किया जाता है, इसको मान्यता प्राप्त है और इसी को हम इसी स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे कि जो डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। ठीक है, और सारे ही जीव जंतुओं में, सजीव जीव जंतुओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर हम कुछ वायरसेस को छोड़ दें, ठीक है, विषाणुओं को छोड़ दें, तो डीएनए क्या है, सभी में क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो कि आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, और किसको छोड़कर, कुछ वायरसेस को छोड़कर। और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, वायरसेस में, जो आरएनए होता है वो वायरसेस में, विषाणुओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि जो आरएनए है वो विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और जो डीएनए है वो सभी सजीव जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है। जबकि आरएनए को पहले खोज लिया गया था और आरएनए का निर्माण पहले हुआ डीएनए से, लेकिन डीएनए ने अपने को क्या कर लिया, डेवलप्ड या इवॉल्व कर दिया समय के अनुसार। तो डीएनए को ही क्या माना जाता है, आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही किस में आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कहा कि जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या हुए,
तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीएनए किसके बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड के हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, जिसमें 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शर्करा और तीसरा क्या है इसमें फॉस्फेट सम। 3 चीज़ें होती हैं, पहला नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शर्करा और तीसरा क्या है फॉस्फेट सम। क्लियर है। जो न्यूक्लियोटाइड हैं 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और तीसरा फॉस्फेट सम। और नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक तो pyridines एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन ए ग्वानिन जी। और जो दूसरा नाइट्रोजनी क्षार है pyrimidine, उसमें 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। और डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं इनमें से, एक तो एडेनिन पाया जाएगा, ठीक है, और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और जबकि आरएनए में क्या पाया जाएगा, थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा AUCG हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गए हमारे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो पहला जो नाइट्रोजनी क्षार है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्यूरिन्स A और G, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब 3, ठीक है, टाइड मतलब 3, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। तो अगर हम इसको क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और क्या मिलेगा, एक तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब कि ये क्या है, इसके जो पॉलीमर होते हैं वही डीएनए होते हैं। ये किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक ग्रुप, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे कि किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, साइड खाली साइड लिख रही हूँ मैं इसमें, साइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार प्लस राइबोस शर्करा, राइबोज या इसको बोलते हैं पेंटोस शर्करा, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है, न्यूक्लियो जो साइड हैं वो किससे बने, न्यूक्लियो जो साइड हैं अगर उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, पेंटोस फॉस्फेट समूह जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है ना। और जब हम साइड बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, साइड, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार और राइबोस शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार और राइबोस शर्करा को जोड़ने का काम करता है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसको याद रखेंगे आप, ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बनकर बने होते हैं। अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो साइड और फॉस्फेट समूह में जुड़ जाते हैं। तो साइड जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनी क्षार और राइबोस शर्करा से मिलकर बना होता है। और किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक। ये देखिएगा, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा से मिलकर बना होता है और ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो अगर हम एडेनिन में क्या करेंगे, डीऑक्सीराइबोस शर्करा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ऐसे ही थाइमिन को शर्करा के साथ जोड़ेंगे तो डीऑक्सी थाइमिडीन, फिर डीऑक्सी साइटोडीन और ग्वानिन को जोड़ेंगे तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या जोड़ना है, फॉस्फेट समूह जोड़ना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, ठीक है, जो कि जिसके बहुलक डीएनए को बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या जोड़ेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ेंगे हम,
फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे, ठीक है। फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, ठीक है। टाइड मतलब 3, साइड मतलब 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक ग्रुप से जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ता है। किससे? फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ता है, ठीक है। कौन से बंध से? फॉस्फोडाइएस्टर। और जब नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा जुड़ रहे थे तो क्या, कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे थे? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ रहे थे। और जब साइड और फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ते हैं तो वो किससे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा। पहला है डीऑक्सी एड्रेनलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। दूसरा थायमीन से जुड़ रहा है तो डीऑक्सी थायमिडिनिक अम्ल बनेगा, ऐसी एड्रेनलिक अम्ल। और लास्ट में डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। यानी कि जिस पॉलीमर से डीएनए बना है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह। जब नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, जिसमें जो बंध होता है ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो वहाँ पर जो बंध होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, ठीक है बच्चों। और जो संरचना इस तरीके से दिखती है कि अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन क्षार होगा और शर्करा होगी, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। तो इसमें अंतर भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा से मिलकर बने होते हैं। और कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वहाँ पे कौन सा बंध होता है? हमारा फॉस्फोडाइएस्टरिक बंध होता है, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस संरचना को देखिए आप। अभी हमने क्या कहा कि जो डीएनए होता है इस तरीके से डबल हेक्सल होता है, यानी कि कॉइल्ड होता है। एक रस्सी इस तरीके से जुड़ी है और ऐसी इसके विपरीत एक रस्सी इस तरीके से जुड़ी है, तो ये क्या हो गया? द्विरज्जु की संरचना हो गई, ठीक है। और अभी हमने बोला कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यानी कि ये चित्र में आपको इस तरीके से दिख रहा है, इसमें तीनों ही चीज़ होंगी। देखिए एक तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी शर्करा है। और ये जो नीचे ए दिया है एडेनिन, ये क्या हो गया? नाइट्रोजनी क्षार। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है। इसमें देखिए फॉस्फेट समूह भी है, पेंटोज शर्करा भी है और ये नाइट्रोजनी क्षार है। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इस तरीके से जुड़े हुए 1 2 3 4। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से लगे हैं। ये तो 4 ही हैं और ऐसे ही कितने हैं? लाखों करोड़ों की संख्या में, ठीक है। तो एक चेन तो ये हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी क्या होगी? इसी तरीके से एक चेन नीचे से भी होगी, ठीक है। और बीच में ये जो क्षार हैं ये आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे इस तरीके से। एडेनिन के साथ हमेशा क्या होता है? थायमीन होता है। और अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो इसके सामने हमेशा क्या होगा? ग्वानिन होगा। अगर ग्वानिन ऊपर है तो नीचे क्या होगा? साइटोसिन होगा। और यहाँ पे अगर थायमीन है तो नीचे क्या होगा? एडेनिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र में देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अभी हमने जो देखा था वो क्या देखा था? एक ही रज्जु देखा था। इससे नेक्स्ट जो अभी चित्र देखा था इसमें क्या है? देखिए 2 रज्जु हैं, एक रज्जु ये है, एक रज्जु ये है। और बीच में क्या लगे हैं? नाइट्रोजनी क्षार लगे हैं, देखिए, ठीक है। ये क्या है? आपका फॉस्फेट समूह है। यहाँ पे भी क्या है? फॉस्फेट समूह है। ये पेंटोज शर्करा है, ये भी पेंटोज शर्करा है। और यहाँ क्या है? दोनों नाइट्रोजनी क्षार है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि दोनों जो रस्सियाँ हैं किसकी? डीएनए की, ठीक है। दोनों जो रज्जुक हैं वो क्या है? एक यहाँ पर है, एक इसकी विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 प्राइम एंड और यहाँ क्या लिखा है? 3 प्राइम एंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 5 के अपोजिट हमेशा 3 प्राइम एंड आएगा और यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा।
और जो बीच में ये क्षार जुड़े हुए हैं ये किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है, किस बंध से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ए के साथ हाइड्रोजन बंध टी होगा, यानी कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होगा, किससे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और अगर साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और उसके सामने हमेशा क्या होगा, ग्वानिन होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षार होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में जुड़ते हैं और बीच में किसके द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो एडेनिन हमेशा क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी, ग्वानिन से होगी और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ग्वानिन अगर यहाँ है तो ट्रिपल बॉन्ड इसके सामने क्या होगा, साइटोसिन होगा। ऐसे अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा, ए होगा। तो इस तरीके से ये चेन क्या होती है, पूरी आपस में कुंडलित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक रज्जुक ये है, दूसरा ये रज्जुक ये है और इसमें क्या क्या है, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है। इस तरीके से इस साइड भी लगे, इस साइड भी लगे और दोनों बीच में किससे जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो क्या है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देखिए एडेनिन के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा। जैसे हमने बताया था अभी, ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा, बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा। जैसे ग्वानिन मतलब जी, साइटोसिन मतलब सी और बीच में कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और हमेशा बीच में ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो तो कमज़ोर होता है, तो फिर ये इसको बांधेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, ए और टी के बाद हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या करते हैं, संख्या में ज़्यादा होने के कारण इसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ताकि ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रह सके। ठीक है, अच्छा एक और इसका चित्र आपको दिखाते हैं कि अगर हम क्या करें, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, एक रज्जुक ये हो गया, दूसरा रज्जुक ये हो गया। ठीक, तो डीएनए के एक कुंडलन को हम इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर बंद। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपके 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और कितने बेस पेयर होते हैं, क्षार युग्म होते हैं, 10 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए इतना कि ये जो एक कुंडलन की लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक कुंडलन में जो क्षार युग्म है उनकी संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, और 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी, यानी कि किसी भी इन दोनों के बीच में ले लेंगे, हम इसको ही ले लेते हैं या इसको ही ले लेते हैं, तो इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 होगी। क्यों, क्योंकि पूरे की लंबाई कितनी है, 34 है और बेस पेयर कितने हैं, 10। तो कैसे वो निकालेंगे, 34/10, तो क्या आ जाएगा, 3.4। तो इसलिए 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 होगी। ठीक है, और जो डीएनए का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो दोनों रज्जुक हैं, ये वाला रज्जुक और ये वाला रज्जुक हमेशा किससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट दिशा में होते हैं। अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो इसके अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो गया, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। और जहाँ पे 5 होगा तो वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा और इसके अपोजिट हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपकी डीएनए की संरचना। समझ गए इतना। फिर से देख लीजिए कि जो डीएनए है, अगर हम उसको इस तरीके से देखें, द्विकुंडलित है, एक कुंडलन ये हो गया, दूसरा कुंडलन ये हो गया। ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ से यहाँ तक इसको एक कुंडलन मानते हैं, जिसमें
10 बेस पेयर यानी कि क्षार युग्म होते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन दोनों की बेस पेयर की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी है, इसकी लेंथ क्या है 34 है और बेस पेयर 10 है, तो अपॉन करेंगे तो 3.4 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डीएनए क्या है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और वो क्या करता है, हमेशा डबल कॉइल्ड यानी कि इस तरीके से कॉइल्ड रहता है। और हमेशा क्या होता है कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, और जो ये रस्सियाँ जैसी बनी है ये किसकी बनी है? फॉस्फेट की बनी है। ठीक है, ये जो रस्सियाँ बनी है ये किसकी बनी है? फॉस्फेट। फॉस्फेट यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शर्करा और फॉस्फेट का जो आधार है। ठीक है, शर्करा और फॉस्फेट ये क्या करती है? बैकबोन का काम करती है। और ये जो बीच में लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? जो बीच में लगे हैं ये क्या है? क्षार युग्म में। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका? फॉस्फेट। और शर्करा क्या करती है? इसको रस्सियाँ बनाती हैं और इन दोनों को रस्सियों को बीच में कौन जोड़ेगा? क्षार युग्म जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, तो और जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और अगर हम इसकी लेंथ लें तो ये कितना आएगा? 2.5 मीटर के करीब आता है। ठीक है, 2.5 मीटर के करीब आता है। तो सोचिए कि एक केंद्रक में जो डीएनए होती है उसकी लेंथ अगर 2.5 मीटर होगी तो क्या होगा? तो पूरे शरीर में हमारे कितने सेल्स हैं? ट्रिलियंस सेल्स हैं। प्रत्येक सेल में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मैं कह रही हूँ 2.5 मीटर है। तो वो उसकी पैकेजिंग कैसे करता होगा? ठीक है, तो उसको संभालने के लिए क्या होता है, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग में क्या होता है, लटाई में हम अगर तागा नहीं लपेटेंगे तो जो उसका तागा है वो हमारे घर से कितना होगा? 4-5 गुना 1000 गुना भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम उसको ऐसे उलझा के फेंकेंगे या इधर उधर डालेंगे तो क्या होगा? वो बिखरा हुआ रहेगा ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? लटाई में लपेट देते हैं। तो उसी वक्त ऐसे ही हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं प्रत्येक सेल में डीएनए पाया जाता है और उसकी जो लंबाई है लगभग 2.5 मीटर होती है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल में जो आरएनए होते हैं वो किस तरीके से पैकेजिंग होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार देखिएगा और फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।